Just by clicking on this video, you have proved that you want to improve yourself and you are better than 90% of the students जो भी एग्जाम में प्रिपेयर करने वाले हैं। गाइस, जो टेक्निक्स जिनके बारे में आज इस वीडियो में बात होगी वो 10% कैंडिडेट्स के द्वारा यूज की जाती है, जो कि एग्जाम को थोड़ी सी पढ़ाई के बाद भी इफेक्टिवली क्लियर कर लेते हैं। और 90% स्टूडेंट्स हार्डवर्क ज्यादा करते हैं, एफर्ट ज्यादा लगाते हैं, टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, फिर भी वो कंस्ट्रक्टिव तरीके से एग्जाम कभी भी क्लियर नहीं कर पाते। तो आज इन टेक्निक्स को समझना जरूरी है और खुद को अप्लाई करना जरूरी है। इन टेक्निक्स को बताने के बाद भी 90% स्टूडेंट्स तो अप्लाई ही नहीं करने वाले। आई जस्ट वॉन्ट टू अट्रैक्ट योर अटेंशन ऑन द थिंग। इस वीडियो में मैं अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करने के लिए अपने बारे में तो नहीं बताने वाला, क्योंकि that is already in the social media, you can check that, but I can assure you there will be no promotion। किसी भी तरह के बैच को ज्वाइन करने के लिए मैं नहीं बोलूंगा। there will be no ad on this video और कोई भी फालतू का ज्ञान नहीं झाड़ा जाएगा। सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे और सिर्फ आपके काम की बातें होंगी। The credibility of sources is more important। इस वीडियो को प्रिपेयर करने के लिए मैंने 2 different बुक्स को यूज किया था and these are my favorite books। One was written by David Goleman and बुक का नाम है फोकस, and second one was written by Peter Brown and बुक का नाम है मेक इट स्टिक। इन्होंने लगभग 22 साल मेमोरी की साइंस की फील्ड में काम किया है। मैंने एक्सटेंसिवली यूज की हैं डायरेक्शंस एंड लेक्चर्स गिवन बाय डॉक्टर शिविन। डॉक्टर शिविन एक IRS ऑफिसर है जो कि अपने YouTube चैनल के ऊपर मेमोरी साइंसेस के बारे में एंड मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते रहते हैं। वेल, स्टार्ट करने से पहले मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहता हूं। आप लोगों ने पॉलिटी तो जरूर पढ़ी होगी, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का वो फेवरेट सब्जेक्ट होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आर्टिकल 1 क्या है, 4 क्या है, 12 क्या है, 13 क्या है, 14 क्या है और 17 क्या है, तो अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है पॉलिटी का, तो एक क्रोनोलॉजी में तो शायद आप लोगों ने इस रिकॉल कर लिया होगा कि आर्टिकल 1 है जी, वो नेम ऑफ स्टेट के बारे में बताता है। आर्टिकल 4 जो है वो बोलता है कि जब भी आर्टिकल 2 और 3 को यूज करके कोई नया स्टेट बनेगा तो 1 और 4 शेड्यूल के अंदर कोई स्पेशल अमेंडमेंट करके चेंज लेके आने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 12 बोलता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में और आर्टिकल 13 बोलता है डेफिनेशन ऑफ लॉ के बारे में। आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में। आर्टिकल 17 बात करता है जी अनटचेबिलिटी के बारे में। तो शायद ये आपको याद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम के अंदर कभी भी कोई भी चीज है ना, क्रोनोलॉजी में तो पूछी ही नहीं जाती। आर्टिकल 21 के बारे में मैंने पूछा तो शायद आपको याद आए। अचानक से मैंने आर्टिकल 44 पूछ लिया तो भी शायद याद आए या ना आए। लेकिन मैंने फिर भी अगर आपसे ये पूछ लिया कि भाई लिबर्टी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, कितने तरह की लिबर्टी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो शायद आपको याद आ जाएगा 5 तरह की लिबर्टी है। अगर मैं पूछूं कौन कौन सी लिबर्टी है, तो शायद आपको याद कभी भी नहीं आएगा। फिर अगर मैं पूछूं आर्टिकल 15 में जो डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के बारे में बोला गया है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, उसके क्राइटेरिया क्या क्या है, तो कभी भी आपको ये 5 क्राइटेरिया याद ही नहीं आएंगे। क्योंकि भाई हम लोगों ने है ना शफल्ड इंफॉर्मेशन वाले तरीके से चीजों को रिकॉल करने की कोशिश की है, और यहीं से प्रूव हो जाता है कि हमें सीक्वेंस तो याद है लेकिन हमें शफल्ड इंफॉर्मेशन का प्रोसेस याद नहीं है। हम लोग उसको कंस्ट्रक्टिव तरीके से रिकॉल नहीं कर पाते। There was a famous quote from the book Make It Stick। अब इस बुक को तो पीटर ब्राउन ने लिखा है। बहुत सुंदर कोट है। The best learning strategy is not intuitive। कि भाई इंट्यूटिव नहीं होती जो बेस्ट लर्निंग स्ट्रेटेजी होती है। हम लोग ये तो सीखते हैं कोई टॉपिक क्या है, कोई टॉपिक कैसा है, बट हम कभी भी ये नहीं सीखते हम लोगों को पढ़ना कैसे है, हम सीखना कैसे, ये कभी भी नहीं सीखते। और हमें ये लगता है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं और जैसे भी हम पढ़ रहे हैं ना, दैट इज गुड एंड ग्रेट, हम लोगों को वैसा ही करना चाहिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फैमिलियरिटी एंड फ्लुएंसी। हम सभी के सभी स्टूडेंट्स है ना पुअर जजेस होते हैं जब हम लोग कोई चीज सीख रहे हो। क्यों? बस हमारा दिमाग तो है ना बस उस चीज को सीखने में ही है। हमें लगता है कि करत करत अभ्यास के जड़मती सुजान हो जाएगा, बट अगर अभ्यास कितना ही कर लो और उसको रिकॉल नहीं करोगे, दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स नहीं फॉर्म होंगे, तो जड़मती ही रह जाएगा। कितनी ही मास प्रैक्टिस कर लो तब भी दिमाग के अंदर कचरा कचरा ही रह जाएगा। हमें लगता है कि भाई हाँ हमारी मास्टरी हो गई है, बट हमारे टाइम ही वेस्ट होता है। हमें बस लगता है कि हाँ हमें आ गया है, बट रियलिटी में कुछ नहीं आता। फैमिलियरिटी जो है वो हमें पागल बनाती है फ्लुएंसी बन के। कई बार है ना आप लोगों को टॉपिक याद नहीं आता। टॉपिक अगर आपके सामने होता है ना, उसके अंदर क्या लिखा है वो याद नहीं आता, बट ये याद होता है कि उस पेज पे लिखा हुआ है, भाई उतने नंबर पे लिखा हुआ है, पहले टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक है, ऐसे करके याद आ जाता है। अच्छा याद करो, जब लास्ट टाइम आप तो अपने दोस्त के घर पे जाते रहते हो ना, लास्ट टाइम भी गए होगे कि उनके घर के सोफा का कलर
क्या है? या इसको भी छोड़ो, आप अपने कजन के घर गए, उनके घर के गेट का कलर क्या है बता दो। आप में से मैक्सिमम लोगों को नहीं पता। तो यानी कि बार बार कहीं चीज कोई काम करने से है ना भाई, चीजें याद नहीं आती, बस एक फेमिलियरिटी बनती है, हमें लगता है कि याद आई। टेम्पररी लर्निंग में और रियल नॉलेज में ना बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। टेम्पररी लर्निंग जो है दैट इज गधा चाल, माइंडलेस एफर्ट करने से कोई आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला, और इस पैसिव पढ़ाई से तो आपका बस टाइम ही वेस्ट होगा, नथिंग एल्स। जो रियल लर्निंग है इट इज ऑल अबाउट एक्टिव रिकॉल एंड रिट्रीवल। रिट्रीवल कैसे कि जो इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी है अगर एग्जाम के अंदर वो नहीं काम आई तो फिर किस काम की भाई इंफॉर्मेशन, इससे अच्छा तो किताब ही बंद कर दो। जब आप कोई भी चीज पढ़ते हो और पढ़ने के बाद जब रिवाइज करने जाते हो, एक बार अपनी बुक को क्लोज करो, क्लोज करने के बाद में दिमाग के ऊपर जोर डालो और याद करने की कोशिश करो कि मैंने पढ़ा क्या था। एंड बिलीव मी 99% केसेस में ऐसा होगा कि आपको है ना अराउंड 50% टॉपिक ही याद आ पाएगा, 50% तो याद ही नहीं आएगा। और जो अभी आपने पढ़ा है, जो चीज अभी याद नहीं आ रही, वो फ्यूचर में कैसे याद आएगी रियल एग्जाम में? जरा सोच के देखना, वो तो नहीं आएगी उस टाइम पे याद। अगर मैं चलो एक चीज पूछता हूं, इसको भी छोड़ो, इससे पहले वाली जो स्लाइड थी उसका टाइटल क्या था? सोच के देखो, अभी देखी थी ना स्लाइड, बता दो। 80% स्टूडेंट का तो पता ही नहीं होगा कि भाई टाइटल क्या था। और चलो मैं ही बता देता हूं, फैमिलियरिटी वर्सेस फ्लुएंसी था। इतनी खराब मेमोरी होती है हमारी कोई भी चीज याद करते वक्त, आपको पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है ये चीज। यूएसए में है ना एक रिसर्च हुई, वहां पे बेसबॉल का एक प्रैक्टिस सेशन चल रहा था और वहां पे एक रिसर्च करी गई, और ये बेसिकली ये रिसर्च का है ना जो रेफरेंस है वो मेक इट स्टिक के अंदर गिवन है। आप लोग पढ़ सकते हैं, अगर टाइम मिले ना तो एक लाइफ में एक बार बुक को जरूर पढ़ना, बहुत सुंदर किताब है। तो उन्होंने जैसे क्रिकेट में स्विंग बॉल होती है ना, तो बेसबॉल में है ना कर्व बॉल होती है, वेयर द पर्सन थ्रो द बॉल एंड वो हवा में थोड़ी सी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। किसकी वजह से? बर्नौलीज थ्योरम की वजह से। कभी बाद में बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है। अभी इन्होंने क्या किया, पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप के अंदर कुछ लोगों को डिवाइड किया, दो डिफरेंट ग्रुप बनाए। पहले ग्रुप में पहली 15 बॉल उन्होंने बहुत फास्ट डाली एक प्लेयर के सामने, दूसरे 15 बॉल उन्होंने थोड़ी सी स्लो डाल दी, और तीसरी 15 बॉल उन्होंने कर्व डायरेक्शन वाली डाली। तो इन सब लोगों को यह लगा कि हाँ भाई हमें बहुत कुछ आ गया, ठीक है हम लोग रेडी हैं अभी मेन गेम के लिए। फिर एक ग्रुप 2 था, ग्रुप 2 में इन्होंने कुछ गेंद बहुत फास्ट डाली, कुछ गेंद बहुत स्लो डाली, और कुछ गेंद बहुत ही कर्व वाली डाली, स्विंगर बॉल्स डाली। और उसमें प्लेयर्स को पता ही नहीं था कि भाई किस तरह की बॉल कब आने वाली है। यहाँ पे तो पहले ही गिवन था भाई फास्ट बॉल पहले आएंगी, स्लो उसके बाद आएंगे, और कर्व सबसे लास्ट में था वो सेट। बट यहाँ पे तो क्या है, मिक्स्ड सेट आ रहा था। अब क्या हुआ, तो डिजायर्ड हार्डनेस भी रखी, डिजायर्ड तरीके से उसको हार्ड भी रखा, और इस इंटरमिक्सिंग जो थी स्लो और फास्ट की वजह से जब रियल मैच हुआ तो इस ग्रुप 2 ने ग्रुप 1 से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। रीजन क्या है? क्योंकि इन्होंने क्या किया, रैंडम तरीके से खुद की प्रिपरेशन करी थी, और इनके दिमाग में यह था कि भाई इस टाइम पे किसी भी तरह की बॉल आ सकती है, किसी भी तरह का बिना बताए बॉल आ सकती है। तो सेम चीज ये हुआ। अगर चलो मैं अभी पूछूं आपसे कि भाई इससे पहले वाली स्लाइड का टाइटल बताओ, तो अब आपको याद होगा। क्यों याद होगा? क्योंकि मैं पहले पूछ चुका हूं और आपको पता होगा भाई टेम्पररी नॉलेज और रियल ज्ञान के बारे में पूछा जा सकता है हमें। तो ये भी कितनों ने 70% के लोगों के दिमाग में अभी ये चीज आई होगी, और क्या है 50% से ज्यादा लोग तो अभी इस वीडियो को देख नहीं छोड़ चुके होंगे। फर्क ही नहीं पड़ता भाई, लेकिन ये है कि ये वीडियो किन लोगों के लिए बन रहा है, सिर्फ 10% लोगों के लिए बन रहा है जो कि खुद को इंप्रूव करना चाहते हैं, एंड आप उन 10% में ही हो, टेंशन मत लो। अब ये चीज क्योंकि उन लोगों को पता थी ना, उन प्लेयर्स को क्योंकि ये चीज पता थी, तो इसलिए उन्होंने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। हम देखो कहते हैं ना कि हम लोग क्या करते हैं जब पढ़ाई करते हैं, तो बहुत तरह के हम एनिमेटेड वीडियोस देखते हैं, बहुत तरह के शॉर्ट और वन शॉट लेक्चर्स देखते हैं, बहुत तरह के हम लोग क्रैश कोर्सेज देखते हैं, लेकिन रियलिटी में है ना मेक इट स्टिक के हिसाब से ये चीज कभी हमारे काम नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि जिस लर्निंग में हमारा जितना एफर्ट लगता है ना, उतना ही ज्यादा हम वहां पे स्कोर कर पाते हैं, ठीक है, वहां पे अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। जैसे कि कभी याद करना, जिस लेक्चर को देख के है ना, चाहे आपने वो नोट्स यूज किए हो या ना किए हो, लेकिन लेक्चर को देखते देखते अगर आपने लिख के नोट्स बनाए है ना, तो आपको वो टॉपिक ज्यादा समझ में आया होगा किसी दूसरे टॉपिक से, और जो टॉपिक्स आपने सिर्फ समझने की कोशिश की है ना, वहां पे कभी भी आप अच्छा नहीं कर पाए। तो ज्यादा जोर लगना चाहिए कि जो हमने पढ़ा है उसको रिमेंबर करने में, क्योंकि उसी से ही तो हमारी मेमोरी बेटर होगी। अगर हम लोग इजी लर्निंग की तरफ भागेंगे तो हमारी मेमोरी और ज्यादा खराब हो जाएगी। लेट के पढ़ने से, इजी तरीके से पढ़ने से, क्रैश कोर्सेज के पीछे भागने से, डेप्थ में ना पढ़ने से तो हमारी मेमोरी ही खराब होती है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को क्या मिल रहा है, लेजर मिल रहा है, और एक टाइम के बाद है ना ये लेजर हमें हार्डवर्क करने ही नहीं देता। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, देखो अगर बार बार ये सीक्वेंशियल रिपीटेशन हम लोग करते हैं ना, तो इससे क्या होता है, हमारा ब्रेन
एक ही तरह से ट्रेन होता है और रियल एग्जाम में ये आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाता। इसीलिए हम लोगों को अपने दिमाग को क्या करना है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ट्रेन करने की जरूरत है, क्योंकि आप सिक्वेंशियल रिपीटेशन कर रहे हो, पेपर में तो सीक्वेंस नहीं आएगा, तो इसलिए वहां पे आपसे रैंडम इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, और पेपर में तो क्योंकि रैंडम इंफॉर्मेशन आती है इसलिए आप लोग उसको ढंग से रिकॉल भी नहीं कर पाते। इसलिए हमें क्या करना है, अपने आप को कुछ ऐसे प्रिपेयर करना है कि भाई आप एग्जाम के अंदर इंफॉर्मेशन को अच्छे से रिकवर कर पाओ। इसीलिए हम लोगों को जो भी चीजें पढ़नी है ना, वो अनइवन ऑर्डर में पढ़नी है, ठीक है, अनइवन ऑर्डर में पढ़नी है। अब बताऊंगा कि अनइवन ऑर्डर कैसा होता है। देखो, अब इतनी ज्ञान तो मैंने दे दिया भाई, चिपका तो दिया कि हाँ भाई सर ये कर लो वो कर लो, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी तो बताना जरूरी है, सॉल्यूशन भी बता दिए देता हूं। देखो, अब सबसे पहले आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। आप में से नोट्स बनाने के लिए भी बहुत लोग परेशान रहते हैं ना कि भैया नोट्स कैसे बनाए। तो एक है ना रिसर्च बेस्ड तरीका है जिसको बोलते हैं आप कॉर्नेल पेपर मेथड। ये बेसिकली लेवल 1 तरीका है, और इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे आपके टॉपिक्स लिखे रहते हैं और यहाँ पे उसके की पॉइंट्स लिखे रहते हैं, और सबसे लास्ट में आपकी समरी लिखी रहती है। तो इसमें क्या होता है, जब आपने ये सारे के सारे की कॉलम्स के पॉइंट पढ़ लिए, तब उसके बाद में जब रिवीजन करने के बाद के लिए आप लोग वापस आएंगे, तो आपको थोड़ी देर के लिए ये टॉपिक पढ़ते ही दिमाग के ऊपर जोर डालना है कि भाई इसके अंदर क्या क्या लिखा था, बताओ, याद करके बताओ ब्रेन साहब। तो आपको है ना पता चल जाएगा। जैसे कि सब्लिमेशन आपने पूरा डेप्थ में पढ़ा, और सब्लिमेशन आपने पढ़ने के बाद में क्या किया, अगली बार जब रिवीजन के लिए आए तो इसको देखना ही नहीं है, थोड़ी देर के लिए सब्लिमेशन का जोर लगाओगे क्या होता है भाई उसके अंदर, कैसे होता है सब्लिमेशन में, क्या होता है, नेप्थलीन बोल से सब्लिमेशन कैसे रिलेटेड है। तो अगर आप जोर लगाओगे ना तो आपको 70% चीजें याद आ जाएंगी, और 30% चीजें ही आपको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है, नहीं तो आप घूमते रह जाओगे, रिवाइज करते रह जाओगे, कोई इंफॉर्मेशन काम नहीं आएगी। इसलिए, और ये नोट्स जो है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मैंने अपलोड कर रखे हैं रिवीजन पर्पस के लिए। तो इसको कॉर्नेल पेपर के मेथड से ही मैंने बनाया था, इसलिए मेरे हर बार है ना जीएस में 50% से ज्यादा मेरा स्कोर आता था, और इसी टेक्निक को यूज करके मैंने 24 डिफरेंट एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, आता है रेंडमाइज रिकॉल। रेंडमाइज रिकॉल में क्या होता है कि भाई देखो, आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, पॉलिटी का पढ़ लिया। अब अगर आपका कोई फ्रेंड है जो कि आपके साथ प्रिपरेशन कर रहा है ना, तो वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, और अगर किसी वजह से आपके फ्रेंड सर्कल में आप ही इकलौते ऐसे हो, तो भाई इंटरनेट के ऊपर जाओ, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखो और क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करो। जितनी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व भी करोगे, उतना ज्यादा आपकी नॉलेज की एप्लीकेशन को धार मिलेगी, उतना अच्छा अप्लाई करना सीख पाओगे, उतना अच्छा आप रियल एग्जाम के अंदर परफॉर्म करोगे, क्योंकि एट द एंड इट इज टेस्ट ऑफ योर एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। फिर इलेबोरेशन कैसे, देखो, ज्ञान या नॉलेज कैसे बनती है। आप कोई चीज पढ़ते हो, और जब पढ़ने की वजह से दिमाग के अंदर है ना छोटे छोटे न्यूरॉन्स अपना नया नया कनेक्शंस ज्वाइन करते हैं। जितनी ज्यादा आप इफेक्टिव प्रैक्टिस करते हो ना, उतनी ज्यादा ये न्यूरॉन्स डायरेक्शन स्ट्रेंथन होती चली जाती है, और उससे आपको न्यू इंफॉर्मेशन मिलती है। और कहते हैं जब आप सो रहे होते हो ना, सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स उसी टाइम जनरेट होते हैं जब आप सो रहे होते हो। तो न्यू करेक्ट जो कनेक्शंस होते हैं वो आपको न्यू नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। अब आपको करना क्या है, जोड़ जोड़ के पढ़ना है, ठीक है, जोड़ो और पढ़ लो भाई। कैसे, दूसरा विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज कैसे, जब आप सब्लिमेशन के बारे में पढ़ते हो तो याद रखना कि कपड़ों के अंदर जो नेप्थलीन की बॉल्स होते हैं ना, या फिर टॉयलेट के अंदर जो नेप्थलीन की बॉल्स होती है, एक बार दिमाग में वो फ्लैश होना चाहिए। दूसरा, अगर आपने कभी डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा तो आपके मन में अगरबत्ती का ख्याल आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगरबत्ती क्या है, डिफ्यूज हो रही है, धुआं डिफ्यूज हो रहा है, तो ये भी याद रखना है आपको। तीसरा, अगर आप कोई नया टॉपिक पढ़ते हो ना, तो ऐसा प्रिटेंड करो कि यार खुद को पढ़ा रहे हो, ठीक है, बच्चों की तरह समझाना शुरू करो, खुद को पढ़ाना शुरू करो। बिलीव मी, वो पढ़ने पढ़ाने के तरीके में है ना, आप लोग ज्यादा अच्छे से चीजों को एग्जाम में रिकॉल कर पाओगे। अब आपके मन में तो ये आएगा कि भैया इतना ज्यादा ज्ञान तो दे दिया, अब इसको याद करने में तो टाइम लग जाएगा। भाई टेंशन मत लो, इसका सोल्यूशन बता रहा हूं आपको। है ना, सबसे पहले कुछ चीजें नहीं करनी, जैसे कि फिजूल की हाईलाइटिंग नहीं करनी। आपने लक्ष्मीकांत खोली, 1200 से ज्यादा पेजों की किताब है वो, और आपने तो उसमें से 800 से ज्यादा पेज तो आपने रंग ही दिए। किसी फायदे की है बात? नहीं है। फिजूल में हाईलाइटिंग नहीं करनी। हाईलाइटिंग कर सकते हो लेकिन फिजूल में नहीं करनी ना। दूसरा, फिजूल में प्रैक्टिस नहीं करनी। वाहियात प्रैक्टिसिंग से क्या होगा, पहले कचरा कर रहे थे तो बाद में कचरा स्क्वायर हो जाएगा, कचरे की क्वालिटी बढ़ जाएगी, ज्यादा कचरा इकट्ठा हो जाएगा। आपको क्या करना है, क्वालिटी थोड़ी सी एनहेंस करनी है। दूसरा, तीसरी बार बार ना नोट्स नहीं बनाने। एक नोट बनाए, फिर इसको और छोटा कर दिया, 5 पेज से 1 पेज में ले आए, 1 पेज से आपको आधे पेज में ले आए, क्या फायदा होगा? कुछ नहीं भाई, नोट्स ऐसे बने बने पड़े रह जाते हैं, ठीक है। हर नोट, क्योंकि एट द एंड जो आपको एग्जाम में मार्क्स मिलने वाले हैं वो तो आपकी
पेपर की परफॉर्मेंस के बेस पे मिलेंगे, ना कि आपने नोट्स कितने सुंदर बनाए हैं। ठीक है, नोट्स चाहे थोड़े से दिखने में कचरे भी हो सकते हैं, लेकिन पेपर में अगर ज्ञान अप्लाई कर दिया तो काम हो जाएगा। करना क्या है, सबसे पहले तो रिकॉल करना एक्टिवली। कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, आपने पढ़ा, आंख बंद करो, उस टॉपिक के पॉइंट पे आते ही, हेडिंग पे आते ही आंख बंद करो, सोचो कि भाई इसके अंदर लिखा क्या हुआ था, मैंने क्या इसके अंदर लिखवाया था। ठीक है, अगर लिखा हुआ याद आ गया ना तो बिलीव मी आधा काम तो वैसे ही हो जाएगा। दूसरी चीज, जैसे कि इंटरकनेक्ट करके पढ़ना है। कोई भी चीज है ना, कोई भी टॉपिक्स इकट्ठे करके नहीं पढ़ने, जितने इंटरकनेक्ट करके पढ़ोगे ना उतना ज्यादा अच्छा होगा। जैसे कि दो दो तीन तीन सब्जेक्ट को पैरेलली पढ़ना है, एक एक दो दो सब्जेक्ट को पैरेलली पढ़ना, फायदा होगा उससे। जैसे आर्टिकल 74 एंड 75 है ना, आपने एक बार ये पढ़ लिया, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ा, भाई कब हुआ, क्यों हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ और क्या हुआ। अगर आपने ये चीजें पढ़ ली, फिर आपने रेपो रेट के बारे में पढ़ लिया, रेपो रेट को अगर चेंज करते हैं तो इन्फ्लेशन के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। मतलब अगर आप दिमाग को एक सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट ना करके अलग अलग सब्जेक्ट पे घुमाते रहते हो तो आपकी ज्यादा अच्छे से रिवीजन हो जाती है। लेकिन ये आपको स्टार्टिंग में नहीं करना। क्या करना, स्टार्टिंग में आप सिलेबस निकालो, क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करो, उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिख लो और एक एक टॉपिक को पढ़ो। ठीक है, सिक्वेंशियल ऑर्डर में ना पढ़ के एक एक टॉपिक को जब आप लोग उसको पढ़ोगे ना रिवीजन के टाइम पे, तो आपको ज्यादा अच्छे से चीजें हेल्प करेंगी। अंत में तो बस मैं यही बोलूंगा भाई, एक्टिव रिकॉल इज द की। एक्टिव रिकॉल को ही रिपीट करो और जब इंटरलिंक करके पढ़ोगे ना तभी आपकी ग्रोथ पॉसिबल है। लेकिन ये पहले दिन में नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा अपना बेस बनाना पड़ेगा। बेस बनाने के बाद में रिवाइज करते हुए आप ये टेक्निक को फॉलो कर सकते हो। रिवाइज कैसे करना है, एक्टिव रिकॉल से ही करना है। अदरवाइज पेपर के अंदर आप रिकॉल नहीं कर पाओगे, याद नहीं कर पाओगे, इंफॉर्मेशन को अप्लाई नहीं कर पाओगे और अच्छा स्कोर भी नहीं कर पाओगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा भाई आप लोगों ने क्योंकि ये वीडियो देखा एंड यू आर 10% द लकी स्टूडेंट, यही बोलूंगा कि यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा। वहां पे टेलीग्राम पे आपको फ्री गाइडेंस मिलती रहेगी आपकी प्रिपरेशन के लिए। फ्री में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और वो नोट्स मिलेंगे जो कि रेलेवेंट हैं आज के पैटर्न के हिसाब से। दूसरा, आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट टू हैव मजेदार लर्निंग, क्योंकि यार मोनोटोनस पढ़ाई है ना तो मेरे से हो सकती है, ना मैं किसी को प्रेफर करता हूं कि भाई आप ही कर लो। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।